हेलो बच्चा पार्टी। आई थिंक हम लोग लाइव हो गए। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा नुज़ात। चलो भाई, अगर ऑल क्लियर है तो हम लोगों को इस क्लियर के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो भाई, सब क्लियर है। आई थिंक इट्स हेवा। आई थिंक इट्स हेवा। इट्स अमेजिंग। इट्स हेवा। चलो भाई, चलो अगर सब कुछ खचाखच है तो बिना देरी करे हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। पलक पांडे, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद अब ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हो गई, अब ऑनलाइन क्लास पे आ जाते हैं हम लोग। आओ जल्दी से पढ़ते हैं भाई, हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलो भाई, बाकी लोगों को शेयर करते रहिएगा। बाकी लोगों को जो भी ग्रुप्स पे हैं उनको शेयर करते रहिएगा ताकि लाइव में और ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। आओ जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। कल भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था और आज हम लोग जो हैं उसी टॉपिक को आगे करने वाले हैं, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम उसको पार्ट 1 करके पढ़ा था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको पार्ट 2 करके पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, थैंक यू बेटा नुजरत। थैंक यू, थैंक यू। बच्चों के लिए मेहनत करते हैं बस खाली बेटा। बच्चों के लिए ही, बच्चों को देख के ही मोटिवेशन आता है और बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं। चलो भाई, ऐसे ही आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो खूब सारी मेहनत करते रहेंगे आपके टीचर, और खूब सारा आप लोगों को कंटेंट भी मिलता रहेगा। क्लियर बात? आओ जल्दी से हम लोग बिना देरी करे जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हों वो लोग बेटा शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें इस लाइव में। आ जाओ भाई साहब, बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाओ भाई। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कौन कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे, इन सारे टिश्यूज की चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता और वो नंबर गवा बैठते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे? जैसे कल के सेशन में ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर करे थे कि कैसे कैसे हम लोग किस किस टर्मिनोलॉजी को साथ में लेकर चलते हैं और यहां तक आगे चले आते हैं। क्लियर बात? तो आज हम लोग जो टर्मिनोलॉजी हमें रिक्वायर्ड होगी आज हम उस टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ चुके होंगे उसे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ चलेंगे। और जरा हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है? तो कह रहे हैं अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए
तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है लगभग वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। अगर हम देखेंगे तो काटने के बाद आउटलाइन कैसे मिलेगी, एक सिंपल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होगा बेटा, सर्कुलर इन शेप होगा। कह रहे इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। अब ये 4 वॉल लेयर जो है इसने इसका सीधा नाम दे दिया है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। क्लियर बात। आओ जरा देखते हैं कि इन सबका फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन थोड़ा सा आगे कह देते हैं, कहते हैं इनमें से 3 जो वॉल लेयर्स होती हैं ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं बेटा प्रोटेक्शन का और हेल्प करती हैं किसके, एंथर के डेhiscence में, ताकि पॉलन ग्रेन क्या हो सके, वहां से रिलीज हो सके। ये लाइन हाईलाइट करने वाली है क्योंकि असर्शन रीजन का ये सीधा सीधा सवाल बन गया था। क्लियर बात। लेकिन आओ जरा देखते हैं हम लोग कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बन कैसे जाते हैं और जल्दी से यहां पर डिस्कस कर लिया जाए। होता क्या है, जो फ्लावर का स्टाल्क है इट इज कॉल्ड पेडिसिल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेडिसिल। क्लियर बात। अभी जो पेडिसिल होता है इसकी टिप पे क्या होती है, ग्रोथ निकलती है, ये ऐसे एक आउटग्रोथ हो जाती है, ऐसे ये बल्ज हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा, थैलेमस। क्या बोला जाता है, थैलेमस। ठीक है, तो आपको थैलेमस का ख्याल रखना है कि जो पेडिसिल होती है, पेडिसिल की टिप पे जो स्ट्रक्चर बल्जी पाया जा रहा है दैट्स कॉल्ड थैलेमस। अब होता क्या है कि इस थैलेमस के ऊपर एक उभार निकलता है। इस थैलेमस के ऊपर क्या होता है, ये जो आप थैलेमस देख रहे थे इट इज थैलेमस। ठीक है, इस थैलेमस के ऊपर क्या होता है, इस थैलेमस के ऊपर एक उभार निकलता है, ये एक स्ट्रक्चर जो कि आगे जाकर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करने वाला है या स्टेमेन का फॉर्मेशन करने वाला है। इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देंगे क्या, इट्स अ प्रोट्यूबरेंस। क्या नाम दे दोगे आप, प्रोट्यूबरेंस। क्लियर बात। देखो प्रोट्यूबरेंस का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब शुरुआती और ट्यूबरेंस का मतलब उभार। ठीक है, तो इस थैलेमस के ऊपर क्या होता है, थैलेमस के ऊपर ही लगता है ये क्या आकर, प्रोट्यूबरेंस। क्लियर बात। अब ये जो प्रोट्यूबरेंस होता है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखो ये थैलेमस के ऊपर जो प्रोट्यूबरेंस होता है ये थोड़ा सा इस तरह से डेवलप कर जाता है, इस तरह से। क्लियर बात। अब होता यह है कि इस प्रोट्यूबरेंस का जो इनर मास होता है उस इनर मास के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं इनकी ओरिजिन और इनका जो डेवलपमेंट से शेप है, साइज है, वो सब कुछ सेम होता है। इसीलिए इनको नाम दे दिया जाता, क्या, इनको नाम दे दिया जाता होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स। क्लियर बात। क्योंकि सबकी ओरिजिन क्या है, कॉमन है, इसलिए नाम क्या दे दिया गया, होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स। क्लियर बात। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो स्ट्रक्चर बना था इसमें जो ऊपर का स्ट्रक्चर होगा यही आगे जाकर बनने वाला है क्या, एंथर, और जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर बनने वाला है बेटा क्या, फिलामेंट। क्या बनने वाला है, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी एंथर वाले रीजन के अंदर, एंथर वाले रीजन के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनकी ओरिजिन भी क्या होती है, सेम होती है, शेप साइज भी क्या होता है, सेम होता है। उसी को बोलते हैं क्या बेटा, होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स। क्लियर बात। अब होता क्या है, अब आप हम लोग जरा देखेंगे कि जो होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स है इसमें कुछ कारनामा होने वाला। और जरा उस कारनामे की बात करते हैं कि अब हम लोग बार बार बेटा ये थैलेमस और पेडिसिल नहीं बनाएंगे, फ्लावर का स्टाल्क और थैलेमस नहीं बनाएंगे, हम सीधा स्ट्रक्चर के अंदर उतर जाते हैं। क्लियर बात। ध्यान दीजिएगा, हम ये सीधा सीधा जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये इस तरह से, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो हम लोगों को आगे चलना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, ये इस तरह से खूब सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब होता क्या, इसमें जो हाइपोडर्मल सेल है इसमें से एक हाइपोडर्मल कैसी हो जाती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक। कैसी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने की टेंडेंसी आ जाती है। क्लियर बात। अब अगर डिवाइड करने की टेंडेंसी आएगी तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखेंगे कि डिवाइड करने की टेंडेंसी जब आ जाती है तो ये साइज में थोड़ी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, साइज में थोड़ी बढ़ जाती है। और जब साइज में थोड़ी बढ़ जाती है तो उसको आप ऐसे डिफरेंशिएटली ऐसे अलग करके देख पाते हो। क्लियर बात। अब ये भी डिफरेंशियली आप इसको अलग करके देख पा रहे होते हो तो इस सेल का कुछ नाम रख दिया जाता है। इस सेल का जो नाम होता है इसको बोलते हैं बेटा आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोल देते हैं, इट्स आर्की स्पोरियल सेल, या इसी को बोलते हैं आर्की स्पोरियल इनिशियल। क्या बोल देते हैं, आर्की स्पोरियल इनिशियल। देखो नाम क्यों दिया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात। अब जरा देखो होता क्या है, ये जो आर्की स्पोरियल सेल इस तरह से डेवलप कर रही है, आप अगर एंथर का सेक्शन काटोगे तो एंथर का सेक्शन काटने पर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने वाला है, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ये इस तरह से है ना, ये आप ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हो। ठीक है,
ये आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें से ये आपके 4 जो है 1 2 3 4 दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है भाई साहब? माइक्रोस्पोरेंजियम। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में यही कारनामा चल रहा होगा कि यहाँ पर कई सारी हाइपोडर्मल सेल होंगी और इसमें से एक हाइपोडर्मल सेल क्या हो जा रही होगी? इलोंगेट हुई जा रही होगी। बट हमने इसी डायग्राम को क्या कर लिया है, इसी वाले पोर्शन को हमने क्या कर लिया है, इसी वाले पोर्शन को यहां हमने बना लिया है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो है वो मैंने इस तरह से नीचे बना लिया। क्लियर बात? और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आओ भैया थोड़ा सा और नीचे समझाएंगे इसको चलकर कि जो ये आर्कीस्पोरियल सेल है इसके अंदर क्या कारस्तानी होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, वैष्णवी राजपूत गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी से, टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल थी, अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में एक तरह का डिवीजन होता है। मैं वो डिवीजन 2 तरह के जो होने वाले हैं इन फ्यूचर, मैं उन दोनों का नाम बता देता हूं। एक डिवीजन जो होता है वो कहलाता है बेटा पेरिक्लाइनल। क्या कहलाता है? एक कहलाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या कहलाता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है। और एक डिवीजन कहलाता है बेटा एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्या कहलाता है? एंटीक्लाइनल डिवीजन। मैंने 2 डिवीजन के नाम लिए, कौन कौन से बेटा? पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन। देखो इन डिवीजन का नाम याद रखना है क्योंकि कौन सी सेल कौन सा डिवीजन करके आगे बढ़ने वाली है, हमें ये चर्चा पता होनी चाहिए। ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है इसका मतलब होता है कि अगर ये सिंगल सेल थी इस तरह से, क्लियर बात, तो ये सेल क्या करेगी? ऐसे डिवाइड कर जाए और डिवाइड करके किस तरह की सेल बन जाए? 2 सेल्स बन जाए, एक सेल ऐसे और एक सेल ऐसे। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है बेटा ये कहलाता है पेरिक्लाइनल। क्या कहलाता है? पेरिक्लाइनल। लेकिन अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन की बात करोगे तो जैसे कि ये सेल है एक और ये क्या कर जाए, इसमें खूब सारे ऐसे ऐसे पार्टीशन आ जाए, तो ये क्या सेल हो जाए? ये इस तरह से डिवाइड कर जाए। तो इस तरह से जो डिवीजन्स होते हैं ये कहलाता है बेटा एंटीक्लाइनल। क्या कहलाता है? एंटीक्लाइनल। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, मतलब सेल के ऊपर सेल आ जाती है। लेकिन एंटीक्लाइनल डिवीजन जो होता है उसमें सेल के एडजेसेंट में क्या आ जाती है? सेल आ जाती है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन, मैंने 2 डिवीजन का यहां पर नाम लिया। अब जो आप ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल देख रहे हो जो कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगी, ये पहले परफॉर्म करेगी पेरिक्लाइनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन परफॉर्म करेगी? पेरिक्लाइनल। क्या मैंने बोला कि आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में मौजूद है, ये पहला डिवीजन कौन सा करेगी? पहला डिवीजन करने वाली है ये पेरिक्लाइनल। कौन सा डिवीजन करने वाली है? पेरिक्लाइनल। आओ जरा पेरिक्लाइनल डिवीजन कराएं और देखते हैं कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनने वाला है। ठीक है, इधर ध्यान दो। जैसे कि अभी हमने ये स्ट्रक्चर जो बनाया था, इस स्ट्रक्चर पे आओ कि इसमें जो ये सेल थी एक्चुअल में जो आपने आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल बोली थी, इसने कर लिया होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन और देखो ये 2 सेल बन गई। एक के नीचे क्या बन गई? एक सेल बन गई। बाकी जो हाइपोडर्मल सेल हैं वो एज इट इज मौजूद होंगी, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहां पर जो 2 सेल बनी, इसमें से जो अंदर वाली सेल है ये कहलाएगी बेटा, इस सेल का नाम होगा, इट इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। कौन सी सेल है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अभी भी 2n है क्योंकि कहीं पर भी अभी मियोसिस नहीं हुई है। क्लियर बात? तो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे जाकर क्या बनाने वाली है? स्पोर्स बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोर्स। और स्पोर्स बनाने के लिए स्पोर मदर सेल चाहिए होगी, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्चुअल में स्पोर मदर सेल बनाएगी। स्पोर मदर सेल में हो जाएगा मियोसिस और उससे क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। लेकिन जो ये बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल। अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो है, पैराइटल टर्म इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि ये आगे जाकर बनाएगी पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब ऑल ओवर ये वॉल का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी? ऑल ओवर ये वॉल का फॉर्मेशन करेगी। अब जब ये वॉल का फॉर्मेशन करेगी, जरा ध्यान दो इधर वाल, वॉल के फॉर्मेशन के साथ हम लोग थोड़ा सा इधर वाल काम चला लेते हैं। देखो अब होगा क्या यहां पर? होगा ये कि आपने जो एक एंथर देखा था, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे। हम लोग क्या करेंगे? किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ही पकड़ लेंगे इस तरह से और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही देखेंगे कि हमको क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात तो सबसे बाहर की तरफ कुछ सेल्स मिलने वाली हैं। ये क्या हो जाएंगी? दीज आर एपिडर्मल सेल। ये क्या हो जाएंगी? एपिडर्मल सेल। क्लियर बात?
तो ये एपिडर्मिस होगी, तो हम एपिडर्मिस की कोई खास चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि सबसे बाहर जो लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस। क्लियर बात। अब होता क्या है कि जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल होती है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन दोनों करने वाली है। कौन कौन सा करेगी, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन दोनों करेगी, और अंदर की तरफ 3 लेयर बना के रख देगी। अब जो ये 3 लेयर बना के रखेगी, जरा इन तीनों लेयर के बारे में देख लो कि ये तीनों लेयर कौन कौन सी होंगी। तो जल्दी से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको सारे टिश्यूज यहाँ पर समझ में आ जाएं। क्लियर बात। अब सारे टिश्यूज अगर समझ में आ जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। क्लियर बात। देखो भाई, अगर सारे टिश्यूज समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये सीख जाएंगे कि इनर टू आउटर और आउटर टू इनर कौन कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं। तो जो अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यूज थे या स्पोरोजिनस सेल थे, उसने खूब सारे क्या बना दिए होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दी होगी, और उसके अलावा कुछ यहाँ पर सेल्स और बन गई हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ सेल्स और हमने बना दी हैं जो कि लेयर के फॉर्म में मौजूद हैं। अब इसको पूरा बनाएंगे तो समय चला जाएगा, तो छोड़ दो इसको ऐसे ही, ठीक है। पूरा हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। हमारी ऑल ओवर 4 लेयर यहीं पर बन के तैयार होगी होंगी, जिसमें सबसे बाहर जो है इट इज़ एपिडर्मिस। सबसे बाहर जो है इट इज़ एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होती है ये सबसे बाहर की लेयर होती है। दूसरी लेयर जो ब्लू वाली आप ये देख पा रहे हो, ये ब्लू लेयर देख रहे हो, इसको नाम दिया गया है बेटा क्या, एंडोथीसियम। क्या नाम दिया गया है, एंडोथीसियम। अब ये एंडोथीसियम को आप दूसरी लेयर बोल सकते हो। एंडोथीसियम को किसने बनाया, इसी प्राइमरी पैराइटल ने बनाया। उसके बाद आप ये रेड वाली लेयर अंदर की तरफ देख रहे हो, ये रेड वाली जो है इसको बोलेंगे क्या, इट इज़ मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मिडिल लेयर। ये आपकी तीसरी लेयर हो जाएगी। और सबसे अंदर जो ग्रीन वाली मैंने बनाई है मल्टी न्यूक्लिएट, इट इज़ टैपिटम। ये क्या है, ये है टैपिटम, ठीक। अब ये टैपिटम आपकी चौथी लेयर है। तो ऑल ओवर जो वॉल फॉर्मेशन हुआ, इस वॉल फॉर्मेशन में बाहर से लेकर अंदर तक 4 तरह की लेयर बनी। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। कौन सी 4 बनी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। और सबसे अंदर के साइड जो कुछ मौजूद है, ये हलवा जो अंदर गोल गोल मौजूद है, दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले तो माइक्रोस्पोर की अम्मा है, पोलाइडी कितनी होंगी, 2n। कितनी होने वाली पोलाइडी, 2n। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि सबसे अंदर क्या मिलने वाली है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलने वाली है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को किसने बनाया होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू ने। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू ने खूब सारा माइटोसिस किया होगा। क्या किया होगा, खूब सारा माइटोसिस किया होगा, और क्या बना के रख दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना के रख दी। उसके अलावा जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल ने 2 तरह का डिवीजन किया। पर कौन कौन सा किया होगा, उसने किया होगा पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों डिवीजन किया। अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो लेयर के ऊपर लेयर बनेगी, और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो एडजेसेंट में सेल बनती चली जाएंगी। तो उस तरह से यहां पर 4 लेयर टोटल मिल जाती हैं। बाहर से लेकर अंदर तक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नाम पता होना चाहिए, क्योंकि भैया ये एक सवाल है कि सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। उसके बाद कौन सी होती है, एंडोथीसियम। उसके बाद की कौन सी होती है, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाल जो होती है इट इज टैपिटम। क्या होती है, टैपिटम। जो कोई भी लाइव सेशन देख रहा है बेटा, शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आ सकें, ठीक है। लाइव को शेयर करते रहिएगा, लाइव को, क्योंकि रात में सब बैठे होंगे पढ़ने के लिए, और मेरे साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में पढ़ते पढ़ते। क्लियर बात। तो सबसे बाहर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। फिर कौन है, एंडोथीसियम। फिर कौन है, मिडिल लेयर। फिर कौन है, टैपिटम। और ये कैसे बनी, सर एक क्वेश्चन। हाँ बताओ बेटा, क्वेश्चन तुम्हें अभी भी क्वेश्चन ही पूछना है, यहां पर भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। पूछो भाई, पूछो पूछो पूछो। पूछो जल्दी पूछो क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन पूछते रहिएगा, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछते रहिएगा, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑल ओवर बात कर ली किसकी, एक स्पोरेंजियम की, और सारे स्पोरेंजियम में यही कारनामा हो रहा होगा। तो आओ जरा 4 लेयर की बात करी थी, एनसीईआरटी ने 4 लेयर बोली थी, और हम लोगों ने 4 लेयर पढ़ ली। तो हमने कहा था सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी भैया, एपिडर्मिस। कौन सी होगी, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस हो गई। उसके बाद क्या बोला था, एंडोथीसियम। उसके बाद क्या बोला था, मिडिल लेयर। और फिर क्या बोला था, टैपिटम। तो आई होप ये सारी बातें हो गई। कह रहे जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स
बनेंगी तब तक प्राइमरी वाली सेल खत्म हो जाएंगी। प्राइमरी वाली सेल्स कौन सी बेटा? जब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनती हैं तो प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती हैं वो लेयर के फॉर्म में बाकी अदर सेल्स बना देती हैं, ठीक है। खत्म यहां पर कुछ नहीं होगा बेटा। नहीं नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, सब डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ डेवलप होगा, खत्म कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर बात? चलो भाई, तो ये चारों लेयर कौन कौन सी हो गई? मिडिल लेयर भी हो गई, टैपिटम भी हो गई, एंडोथीसियम भी हो गई और एपिडर्मिस भी हो गई। तो आई होप आपको ये चारों लेयर के बारे में बिल्कुल जानकारी मिल गई होगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस, बेटा प्राइमरी स्पोरोजिनस क्या कर रही होती है? अपने आप में डिवीजन कर रही होती है ना। प्राइमरी स्पोरोजिनस जो होती है ये अपने आप में डिवीजन कर रही है और ये माइटोसिस कर रही है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस जब अपने आप में माइटोसिस करेगी और मल्टीपल माइटोसिस करेगी तो वहां पर जो सेल्स होती है उनको नया नाम दे दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। या माइक्रोस्पोर मदर सेल को एक नाम और देंगे, उनको बोलेंगे बेटा पॉलन मदर सेल्स। क्या बोलेंगे? पॉलन मदर सेल्स। क्लियर बात? खत्म कुछ नहीं होगा। अब देखो एक्चुअल में एक चीज का कन्वर्जन दूसरे में हो गया है, ठीक है, तो यहां पर कन्वर्ट हो गई है। अगर वो खत्म हो जाती तो ये बताओ वो प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल्स अगर वो खत्म हो जाती तो क्या कभी वो पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन कर पाती? क्या नहीं। तो खत्म कुछ भी नहीं होता, बस कन्वर्जन हो जाता है आपस में। क्या? इंटर कन्वर्ट होते चले जाते, ठीक है। खत्म का मतलब होता है गायब हो गया, जीरो हो गया, उसका ये मतलब है। और इंटर कन्वर्जन का मतलब बेटा क्या होता है? थोड़ा सा हटके होता है। क्लियर बात? चलो भाई, अगर ये बात क्लियर हो गई है थोड़ा सा हम लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो भाई, तो हमने यहाँ पर सारी लेयर की बात कर ली, तो इन सारी लेयर की बात करेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। आओ जल्दी से आगे चलते हैं। कह रहे जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है, इनर मोस्ट वॉल लेयर का मतलब बेटा टैपिटम, ठीक है। अब देखो टैपिटम के कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो टैपिटम के कुछ काम जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि टैपिटम एक्चुअल में कर क्या रही होती है। तो आओ जल्दी से हम लोग फंक्शंस ऑफ टैपिटम पढ़ लें। क्लियर बात? तो आपने जो भी टैपिटम पढ़ा, आओ जरा देखते हैं किसको कितने फंक्शंस मालूम है टैपिटम के। क्या आप लोग टैपिटम के कुछ फंक्शन जानते हो? अगर जानते हो तो जल्दी से मुझे बता दो। आओ देखते हैं, फंक्शंस ऑफ टैपिटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ टैपिटम, ठीक है। तो टैपिटम के फंक्शन एनसीईआरटी जो बताएगी उससे थोड़े से हम लोग हटके बात कर लेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन जो होता है टैपिटम का वो होता है बेटा नरिशमेंट। काहे का? किसका? जो नरिशमेंट, क्या है? नरिशमेंट। किसका नरिशमेंट? बेटा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनका नरिशमेंट। किसका नरिशमेंट? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उनका नरिशमेंट करती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा काम क्या होता है? कहते हैं बेटा ये एग्जाइन को बनाती है। किसको बनाती है? एग्जाइन को बनाती है। अब आप जानते हो एग्जाइन क्या होता है? पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है, या ये कह दो कि आउटर कवरिंग जो होती है, क्या होती है? आउटर कवरिंग जो होती है, उस आउटर कवरिंग को आप क्या बोलते हो? एग्जाइन। और एग्जाइन बनी काहे की होती है? एग्जाइन बनी होती है बेटा स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। क्या ये बात आपको पता था कि एग्जाइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। क्लियर बात? तो ये एक और काम हो गया टैपिटम का। एक तीसरा काम हम आपको एक और बताते हैं कि बेटा ये पॉलन किट भी बनाती है। क्या बनाती है? पॉलन किट भी बनाती है। तो ये भी एक काम होता है। पॉलन किट क्या होता है आपको बता दें कि पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एग्जाइन और एक एंटाइन। आउटर वाली एग्जाइन, अंदर वाली एंटाइन। लेकिन ऐसे प्लांट जहां पर क्या होता है बेटा कि जो पॉलिनेशन होता है वो किसके जरिए? इंसेक्ट के जरिए होता है। तो उन प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वहां पर एक और थर्ड लेयर बन जाती है, और वो थर्ड लेयर जो होती है वो बेटा येलोइश कलर के या ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड पिगमेंट से बनाई जाती है। और ये लेयर ही कहलाती है क्या? पॉलन किट। क्या कहलाती है? पॉलन किट। ये कैसी होती है? ऑयली होती है और येलोइश होती है। कैसी होती है? येलोइश होती है और साथ साथ में ऑयली होती है। तो ऑयली होगी तो क्या हो जाएगी? आसानी से चिपक सकती है। इंसेक्ट की बॉडी पे क्या हो सकती है? आसानी से चिपक सकती है। तो एक ये भी काम हो जाता है किसका? टैपिटम का। एक काम हम आपको टैपिटम का और बताते हैं। टैपिटम का काम और होता है कि ये बेटा कैलेज एंजाइम भी बनाता है। क्या बनाता है? कैलेज एंजाइम का सेक्रेशन भी करता, और साथ साथ में एक और हार्मोन है, इट इज द इंडोल एसिटिक एसिड, IAA।
IA क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, इसको भी सेक्रेट करता। क्लियर बात। अभी जो कैलेज एंजाइम होता है ये कैलोज वॉल को तोड़ने के काम आएगा। अब कैलोज वॉल कहां बनेगी, जब आगे पहुंचेंगे तो बताएंगे कि भैया ये देखो कैलोज वॉल है, और इस कैलोज वॉल को तोड़ने के लिए आपने टैपिटम से जो कैलेज एंजाइम बनवाया था ये क्या करेगा, ये वहां पर तोड़म फोड़ी मचाएगा। क्लियर बात। तो ये बात आई होप समझ में आई होगी। अब एग्जाइन के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, कहते हैं जो एग्जाइन बनती है इसे बनवाने के लिए ये सेक्रेट करती है प्रोयूबिश और यूबिश बॉडीज। अब प्रोयूबिश और यूबिश बॉडीज की हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने ऑल ओवर एग्जाइन की चर्चा कर ली है, तो हम लोगों को आई होप थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर बात। आओ जल्दी से आगे बढ़े और देखें। तो हमने यहाँ पर टैपिटम के फंक्शन पढ़ लिए। अब अगर किसी को टैपिटम के फंक्शन ना पता हो तो जल्दी से यहाँ पर आना और रिवाइज कर लेना, ताकि आपका जो भी फंस रहा हो टैपिटम का फंक्शन वो खत्म हो जाए। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन। बिल्कुल। तो ये पॉलन ग्रेन की थिकनिंग के लिए भी काम आती है। एक्स्ट्रा थिकनिंग जो पॉलन ग्रेन की होती है वो इसी की वजह से हो जाती है। ठीक है। चलो भाई, अगर ये बात ठीक है तो तब तो हम लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ बच्चे कॉन्टिन्यूसली कमेंट सेक्शन में एक्टिव हैं और बाकी जो आते जा रहे हैं बेटा वो भी अपनी हाजिरी लगाते जाएं। ठीक है। आ जाओ जल्दी से आगे चलते हैं। तो देखो एनसीईआरटी बाबा हमसे कहते हैं ये नरिश करती है, इट नरिशेस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। कह रहे हैं इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं उसे नरिश करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, उसको नरिश करने की जिम्मेदारी टैपिटम ले रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर बात। और टैपिटम के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है किसकी, टैपिटम की। तो कह रहे हैं जो सेल्स ऑफ टैपिटम है कहेंगे उनके पास साइटोप्लाज्म तो काफी डेंस होता है, और कह रहे जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं। ये बात खास इंपॉर्टेंट है, एकदम धुआंधार बात है, इसको याद रखिएगा कि टैपिटम के पास न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। क्लियर बात। कह रहे व्हेन द anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। क्या ये बात अभी हमने नहीं करी थी, हमने स्पोरोजेनस टिश्यूज के बारे में अभी बात करी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की बात करी थी, नहीं करी थी। अब स्पोरोजेनस सेल जो होती है वही जाकर क्या बनाएगी, ढेर सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज, मतलब पूरा क्लस्टर बना लेगी सेल्स का, और यही स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होता है ये जिम्मेदार हो जाता है किसके लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाने के लिए। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना लेगी। क्या बना लेगी, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही बोला जाएगा बेटा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता जा रहा होता है स्पोरोजेनस टिश्यूज में मियोसिस डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। आओ जरा इस माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है उसको समझते हैं और फिर वापस से हम लोग एनसीईआरटी पे छलांग मारेंगे। क्लियर बात। आओ, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ चलेंगे और हम लोग अपने टॉपिक को भी इलैबोरेट करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा ध्यान दो इधर वाल, जैसे कि ये कोई एक सेल थी, इस सेल के बारे में हम बोलेंगे इसका न्यूक्लियस कैसा है। इसका न्यूक्लियस बेटा डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड, दैट इज 2N इसका न्यूक्लियस है। और इस सेल का नाम है, इट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम है, हम दे रहे हैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर बात। तो ये माइक्रोस्पोर की अम्मा है। मेरी बात सब नहीं समझे, जिसकी अम्मा होंगी उसी को तो पैदा करेंगी। तो अगर ये माइक्रोस्पोर की अम्मा है तो किसे पैदा करेंगी, माइक्रोस्पोर को पैदा करेंगी। या इसी को एक नाम और दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बेटा पॉलन मदर सेल। क्या नाम दे देते हैं, पॉलन मदर सेल। पोलाइडी याद रखिएगा, पोलाइडी कितनी होती है, 2N। कितनी होती है, 2N। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी पोलाइडी कितनी होती है, उनकी पोलाइडी होती है 2N। जब तक किसी सेल में मियोसिस नहीं होगा तब तक हम पोलाइडी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अभी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में कहीं पर भी मियोसिस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम पोलाइडी चेंज नहीं करने वाले। तो पोलाइडी चेंज नहीं करेंगे तो आओ चलते हैं पोलाइडी चेंज करते हैं। क्लियर बात। अब होता क्या है, इसमें दो तरह से डिवीजन होगा। क्या तरह से डिवीजन होगा भाई साहब, दो तरह से डिवीजन होगा। अब दो तरह से डिवीजन, एक डिवीजन कहलाता है बेटा साइमल्टेनियस। क्या कहलाता है, साइमल्टेनियस। ठीक है।
और एक डिवीजन कहलाता है बेटा सक्सेसिव। क्या कहलाता है? सक्सेसिव। लेकिन ये है क्या, ये कीड़ा कौन सा है साइमल्टेनियस वाला और सक्सेसिव वाला? आओ जरा इसको भी जान ले जल्दी से। अब होता क्या है, जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें होती है बेटा मियोसिस फर्स्ट। क्या होती है? मियोसिस फर्स्ट। जैसा कि आप सब जानते हो कि मियोसिस जो होता है एक वास्ट प्रोसेस होता है जिसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है। फर्स्ट इज मियोसिस फर्स्ट, सेकंड इज मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की खासियत ये होती है कि यहाँ पर सेल्स की पोलैरिटी हाफ हो जाती है, और मियोसिस सेकंड जो होता है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को नाम दिया जाता है रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस सेकंड को क्या नाम दिया जाता है? कौन बताएगा? मियोसिस सेकंड को क्या नाम दिया जाता है? मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम बताओ जल्दी से बेटा। मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम जल्दी से बताओ भैया, कौन बताएगा? मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? मैंने मियोसिस फर्स्ट का नाम बताया, उसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, लेकिन मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। शाबाश, 5 लोग हो, जल्दी से बताओ। किसको पता है? देखें किसको पता है। किसी को नहीं पता है क्या? जल्दी बताओ। मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? किसी को नहीं पता है? कोई नहीं जानता है? किसी को नहीं पता है भाई? पता है क्या? किसी को नहीं पता है ना? ऑर्डिनरी डिवीजन। ओ भाई शाबाश शाबाश। देखो भाई जेबा ने बता दिया, बिल्कुल सही नाम बताया। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी डिवीजन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिवीजन। बिल्कुल साधारण सा डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस सेकंड को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी डिवीजन। अब देखो साइमल्टेनियस में होता क्या है कि जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्लियर बात? अब ये जो 2 न्यूक्लियस बने हैं, अब इसमें तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत इसमें हो जाएगा बेटा मियोसिस सेकंड। क्या हो जाएगा? मियोसिस सेकंड हो जाएगा। अब जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस। कितने बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस। और चारों न्यूक्लियस जब बन चुके होते हैं तब यहां पर क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन होता है। तो जब वॉल फॉर्मेशन होगा तो यहां पर चारों के चारों कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अब 4 जो इस तरह से अरेंज हुए, जिसमें से आपको 3 सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जो होगा वो बैक एंड साइड पे होगा, है ना, पीछे साइड पे होगा, और इसके ऊपर ये एक वॉल बन जाती है। इस वॉल को ही बोला जाता है बेटा कैलोज वॉल। अभी मैंने पीछे टैपिटम से कैलेस एंजाइम बनवाया था, याद नहीं याद है? और ये वॉल कौन सी है? यहाँ पर कैलोज वॉल। अब जो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ, ये जो क्लस्टर बनके तैयार हुआ, इसमें 4 पॉलन ग्रेन है, जिसमें से 3 आपको सामने दिख रहे हैं और एक किधर वाले, एक बिल्कुल बैक एंड साइड पे है। तो 3 फ्रंटल हैं और एक बैक एंड है। तो इस तरह का जो टेट्राड होगा वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्लियर बात? खैर सर आपके पास आंसर बहुत लेट पहुंच रहे हैं बेटा। देखो जो लाइव चल रहा होगा, जो लाइव चल रहा होगा, ठीक है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यूट्यूब वालों से कंप्लेन करो जाके भाई। देखो मैं गरीब इंसान हूं, इस गरीब इंसान के पास यही वाला फोन है, ठीक है। अब इसमें जितना लेट पहुंचे जितना जल्दी पहुंचे, मैं क्या करूं इसमें बताओ। देखो मैं गरीब बंदा हूं भाई, मेरे पास यही वाला फोन है। अब इसमें जल्दी आ जाए देर आ जाए मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। आ जाओ। तो टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है और इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा हो जाता है बेटा क्या? डाइकॉट। क्या हो जाता है? डाइकॉट। तो डाइकॉट में ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब जरा देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं दूसरे वाले में क्या होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जब मियोसिस फर्स्ट होता है, क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं। लेकिन 2 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या हो जाता है बेटा? पहले वॉल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वॉल फॉर्मेशन होगा। इनको सेपरेट किया जाएगा। अब क्या होगा? अब इसमें बेटा मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होने के बाद क्या होगा? यहां पर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। और 4 न्यूक्लियस बनने के बाद मैं इसको नीचे बना दे रहा हूं। 4 न्यूक्लियस बनने के बाद अब वॉल फॉर्मेशन होगा।
इसीलिए इस तरह के डिवीजन को बोला जा रहा है बेटा सक्सेसिव। क्या बोला जा रहा है? सक्सेसिव। जबकि ऊपर वाले में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है, जबकि दूसरे वाले पार्ट में आप जो देख रहे थे, जो मैंने नीचे बनाया है, इसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियर डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन। तो इस तरह का जो मेथड होगा या इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे क्या बेटा? सक्सेसिव। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव। अब देखो यहां पर जो टेट्राड बनेगा, आप वो टेट्राड देखो भाई साहब कि यहां पर चारों के चारों पॉलन ग्रेन्स ऐसे ही नजर आते हैं, और इस तरह का जो टेट्राड होगा, ठीक है, अब इसके पास जो ऑल ओवर कैलोज वॉल होगी, ये भी देखो इसके ऊपर क्या मौजूद है, ये कैलोज वॉल है। क्लियर बात? तो मैं लिख देता हूं इसका नाम, इट इज अ कैलोज वॉल, है ना। और इसके ऊपर भी लिख देता हूं भैया क्या ये है, इट इज अ कैलोज वॉल। क्लियर बात? तो दोनों के ऊपर कैलोज वॉल है। लेकिन जो डाइकॉट में टेट्राड बना, आपने इसे बोला क्या? टेट्राहेड्रल टेट्राड। लेकिन जो नीचे वाला टेट्राड होगा इसे बोलेंगे क्या? आइसो बाइलेटरल टेट्राड। क्या बोलेंगे? आइसो बाइलेटरल टेट्राड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बेटा मोनोकॉट। क्या हो जाएगा? मोनोकॉट। ठीक है सर, मैं भी इतना गरीब बनना चाहती हूं। अरे इतना गरीब बन के क्या करोगे भैया? इतना गरीब बन के क्या करोगे? मैं सच में गरीब हूं, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं होता कि कौशल सर गरीब है। सच्ची में कौशल सर बहुत गरीब इंसान है, लोगों को बिलीव नहीं होता कि कौशल सर इतने गरीब हैं। बच्चों को लगता है कि मैं जोक मारा करता हूं, है ना, और कुछ को लग रहा होगा अभी भी मैं जोक ही मार रहा हूं। पैसा एकदम गड्डियां लेके बैठा होगा कोचिंग में, है ना, लाइव लेने से पहले गड्डियां गिनी होंगी थूक लगा लगा के, उसके बाद लाइव लेने आएंगे। देखो भाई ये टेट्राड सामने मौजूद है आपके, जो भी मैंने टेट्राड यहाँ पर बनाया, इस टेट्राड का नाम क्या रखा है? इट्स आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और आइसोबाइलेटरल टेट्राड का एग्जांपल क्या होता है? इट्स अ मोनोकॉट। क्या होता है भाई साहब? मोनोकॉट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इस टेट्राड के बारे में, जब हमने बोला है कि ये किस तरह का टेट्राड है। क्लियर बात? तो बात अगर क्लियर है तो हम लोगों को थोड़ा आगे चलना चाहिए। आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर बात? आधा घंटा लगभग हो चुका है हम लोगों को लाइव करते करते, और हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आ गए। कहाँ आ गए? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। क्या ये बातें सभी लोगों को क्लियर है भाई? जिनको क्लियर है वो हाथ पांव उठा के इसे मुझे बता दें कि हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करिए भाई साहब। चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, धक्का मार मार के सरक जाते हैं थोड़ा सा और आगे, उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ हम लोग अभी तक का अपना लाइफ खत्म करते हुए आए हैं। लेकिन ये गरीब थोड़ा सा पानी पी ले तब आगे चलेगा। ठीक है भाई। अब देखो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा एक्चुअल में अब हमें याद कैसे रहेगा कि साइमल्टेनियस है, सक्सेसिव है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, टेट्राहेड्रल टेट्राड है या आइसोबाइलेटरल टेट्राड है। विजय वाला चलो भाई, चले भाई ठीक है। तो जो साइमल्टेनियस सक्सेसिव है, टेट्राहेड्रल टेट्राड है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ये कैसे याद रहेगा? अगर एक याद हो जाए तो दूसरा हमको याद हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखो कैसे याद होगा। आप लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड सुना है कभी? कहीं पर देखा होगा कुछ जगहों पे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड, है ना, पीवीटी है ना, और एलटीडी है ना, लिखा रहता है, लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट को तो काट दो, है ना, प्राइवेट को गोली मारो, अब एलटीडी पे आओ। ठीक है, अच्छा आपके पास दो तरह का डिवीजन था, एक कौन सा था? एक है साइमल्टेनियस। क्या है? साइमल्टेनियस। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेटा सक्सेसिव। क्या है? सक्सेसिव। बताओ एल किस में आ रहा है, साइमल्टेनियस में आ रहा है कि सक्सेसिव में आ रहा है?
एल जो होगा वो साइमल्टेनियस में आएगा, तो एल लगा लेना किसके लिए, साइमल्टेनियस के लिए। टी से क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड हो जाएगा, क्लियर बात। और डी मतलब बोले तो डाइकॉट, तो डाइकॉट में टेट्राहेड्रल टेट्राड है, साइमल्टेनियस डिवीजन है, तो मोनोकॉट में कैसा बनेगा, मोनोकॉट में आइसोबैलेटेड टेट्राड बनेगा, और डिवीजन कैसा होगा, सक्सेसिव, कैसा होगा, सक्सेसिव। समझ में आई बात, नहीं आई? तो अगर एलटीडी याद करें, देखो किसी को एलटीडी याद है, लगता है किसी को, देखो हेबा को एलटीडी पता है भाई, ठीक है। तो एलटीडी से हमें याद रहेगा कि साइमल्टेनियस डिवीजन होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइकॉट, और सीधा हम लोग बोल के निकल लेंगे। और आपको बता दें कि जल्दी ही केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है, बम फूटेगा तो आप लोगों के घर तक भी आवाज आप लोगों को आएगी कि हाँ सर ने केमिस्ट्री वाला भी स्टार्ट कर दिया है, क्लियर बात। अभी हम लोग सिर्फ बायोलॉजी खेल रहे हैं, जल्दी हम लोग केमिस्ट्री भी खेलेंगे, क्लियर बात। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर ऑडियंस ठीक ठाक हो, तब हम लोग आगे चलेंगे, बिकॉज आप लोग हो कि शेयर ही नहीं करते हो किसी को, ना बताते हो कि रोज लाइव क्लासेस होती हैं। अभी तो दिन में क्लासेस हो रही थी, अभी मैंने रात में शिफ्ट कर दी, क्योंकि बच्चे लोग रात में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या करा जाए, रात में कराई जाए क्लासेस। लेकिन आप लोग इतने बदतमीज हो कि लोगों को शेयर ही नहीं करते हो, अवेयरनेस फैलाते ही नहीं हो। कामिनी गुप्ता, हेलो बेटा। तो बेटा अवेयरनेस फैला के रखोगे तो ढेर सारी ऑडियंस आएगी, तो फिर मजा आएगा पढ़ाने में, एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ाएंगे, पूरी रात पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम लोग तो पागल हैं ही है पढ़ाने के लिए, तुम भी थोड़ा सा पागलपन दिखाओ, और साथ साथ में पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे बैठ के, एकदम बायोलॉजी की ऐसी की तैसी करके रख देंगे हम लोग। कुछ नहीं बचेगा जी, तुमको आता नहीं होगा भाई साहब, समझ में आई बात, नहीं आई? एकदम A to Z बायोलॉजी। हाँ, तुम अपनी खुद की कोचिंग खोल लेना, आओ 2 दिन में बायोलॉजी सीखो, 1 महीने में फर्राटेदार बायोलॉजी, है ना। इनकी पॉपुलैरिटी देखो सर, पेड प्रमोशन, ये देखो भाई पेड प्रमोशन आ गए। ये हेबा का कहना है कि सर करते हैं लेकिन कोई मैसेज ही सीन नहीं करता है। बेटा तुमने पहचान ही इतनी गंदी बना के रखी है कि तुम्हारा मैसेज कौन सीन करेगा। चिंता देवी, हेलो चिंता देवी, हेलो चिंता देवी। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। बेटा आपका रियल नेम यही है, बेटा आपका रियल नेम यही है, चिंता देवी। सर बायो में सबसे पहले डिस्कवरी किस चीज की थी? अच्छा, अगर मैं बायोलॉजी में सबसे पहली डिस्कवरी बताऊं तो एक्चुअल में सबसे पहली डिस्कवरी है इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि अगर ह्यूमन जैसा कुछ ना होता तो कोई और एनिमल कैपेबल है कि वो कोई चीज को डिस्कवर कर सकता हो। और अगर बायोलॉजी में हम लोग एक्यूरेट डिस्कवरी की बात करें कि एक्यूरेट डिस्कवरी है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारा डेटा है जो डिस्कवरीज का मिसिंग है बेटा, क्लियर बात। डिस्कवरीज का सारा डेटा जो आज हमारे पास अवेलेबल है, इट्स नॉट इनफ डेटा, क्लियर बात। ना जाने कितना डेटा हमारे पास मिसिंग है, मेरी बात समझे नहीं समझे। और उस डेटा को खोजने वाले न जाने कब के कब से समाप्त हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग ये एक्यूरेसी से नहीं बता सकते। अच्छा, आपका नाम साहिल है। हेलो साहिल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्यूरेसी के साथ नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में पहली डिस्कवरी क्या थी, दूसरी डिस्कवरी क्या थी। मेरी बात समझे नहीं समझे? जैसे हम अगर आपसे एक सवाल पूछें कि ये बताओ कि चांद पे पहला कदम किसने रखा था, बता पाओगे आप? चांद पे पहला कदम किसने रखा था, कोई बताएगा? चांद पे पहला कदम किसने रखा था? टिश्यू चैप्टर भी बेटा शुरू करेंगे, पहले थोड़ा सा ये हम लोग यूनिट खत्म कर लें, फिर टिश्यू वाले पे भी पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, इन्होंने ही रखा था बेटा, इन्होंने ही रखा था। एक पैर तुम्हारा जमीन पे होगा, एक पैर तुम्हारा चांद पे होगा, कहो तुम्हारी टांगे नहीं चली जा रही है बेटा।
विजय बाला बोल रहे हैं भाई साहब डॉग ने रखा था। भाई डॉग कोई भी चांद पे नहीं गया है। मंजू सर बायोलॉजी में कुछ टॉपिक रटने पढ़ते हैं तो क्या करें? देखो रटने वाले टॉपिक को स्टोरी टेलिंग में समझिए। रटने वाले एक भाई कामिनी गुप्ता बोल रही नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो कामिनी गुप्ता ये बताइए कि दूसरा कदम किसने रखा था? टिश्यू चैप्टर। बेटा टिश्यू चैप्टर भी जल्दी शुरू करेंगे, डोंट वेरी अबाउट दैट। टिश्यू चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा आगे लेके चले, एनसीईआरटी बेस फिर आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और बेटा मंजू आप जो बोल रहे हैं कि बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रटने पड़ते हैं, तो रटने के लिए बेटा स्टोरी टेलिंग बेस्ट है। जो टॉपिक रटने वाले हैं बेटा, रटने वाले टॉपिक जो होंगे हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी टेलिंग में समझेंगे उसको। चैप्टर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? बेटा बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। पेरीवाल बोल रहे हैं मैंने रखा था। भैया वापस कैसे आ गए हो? आ जाओ जल्दी से, हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। बच्चे होशियार है, कह रहे हैं उन्होंने नहीं रखा था, ओबियसली लंगड़े थोड़ी ना थे, है ना। ये देखो भाई मजेदार है भाई, बिल्कुल उन्होंने ही दूसरा कदम रखा था, वो लंगड़े नहीं थे भाई साहब, है ना। चलो हम लोगों से ऐसी बातें करते रहेंगे तो टॉपिक हमारा रह जाएगा। आ जाओ जल्दी से, हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एलटीडी से समझा, एलटीडी से क्या समझा कि साइमल्टेनियस डिवीजन अगर होगा तो टेट्राहेड्रल टेट्राएड बनेगा, और टेट्राहेड्रल टेट्राएड जब बनेगा तो बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा डाइकॉट। तो मोनोकॉट में कैसा होगा? सक्सेसिव होगा, आइसो बाइलेटरल टेट्राएड बनेगा, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा मोनोकॉट। सर अच्छा बायोलॉजी में अभी कौन सी चीज की डिस्कवरी बची है? अगर बेटा यही पता होता तो चीज डिस्कवर ना हो जाती। अगर यही पता होता कि कौन कौन सी डिस्कवरी बची है तो भैया वो चीज डिस्कवर हो जाती बेटा, ठीक है। आ जाओ जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने ये एलटीडी पढ़ के खत्म कर लिया। आ जाओ अब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ ली है। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता चलता चला जाता तो वहां के जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन हो जाता और माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता। क्या बन जाता? हमारा इंस्टीट्यूशन कहां पर है? हमारा इंस्टीट्यूशन जल्दी ऑनलाइन शिफ्ट होने वाला है। फिलहाल तो हमारा इंस्टीट्यूशन लखनऊ में है भाई साहब, लखनऊ में बालागंज में हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आ जाओ भाई, आप लोग शेयर करते रहा करिए, आप लोग बहुत गंदे बच्चे हो, शेयर नहीं करते हो। शेयर करोगे तो ढेर सारे लोगों तक पहुंचेगा और फिर मजा आएगा और पढ़ने में हम लोगों को, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, रिसर्च बहुत सारी चीजों पे चल रही है। एक रिसर्च तो ये भी चल रही है कि हम लोगों को कम पढ़ना कैसे पड़े। आ जाओ, माइक्रोस्पोर टेट्राड में दो तरह का टेट्राड बना। एक बना बेटा आइसो बाइलेटरल टेट्राड। कैसा बना? आइसो बाइलेटरल टेट्राड। और एक कैसा बना? एक बना हमारा टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या बन गया? टेट्राहेड्रल टेट्राड। देखो कोई हमारा एड्रेस शेयर कर रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आइसो बाइलेटरल टेट्राड और टेट्राहेड्रल टेट्राड। और हमने टेट्राहेड्रल टेट्राड बेटा कहां पढ़ा? हमने पढ़ा डाइकॉट में। और आइसो बाइलेटरल कहां पर पढ़ा? ये हमने पढ़ लिया बेटा जी मोनोकॉट में। कहां पढ़ लिया? मोनोकॉट में, ठीक है बेटा। हमारा इंस्टीट्यूशन लखनऊ में है, लखनऊ में बालागंज में। हमारा इंस्टीट्यूशन लखनऊ में है, बालागंज में, ठीक है। सिटी कार्ड के सामने कोई जानता है भाई साहब? कोई जानता है सिटी कार्ड के सामने? चलो भाई चलते हैं थोड़ा आगे। आ जाओ भाई साहब, एनसीईआरटी को हम लोगों को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी का हाथ पकड़ के चलना है, लेकिन ज्यादा हाथ नहीं पकड़ेंगे एनसीईआरटी का, है ना, तो घर तक बात चली जाएगी। इधर आ जाओ भाई, हम लोग जब बात करेंगे एंथर की तो ये रहा भाई साहब एंथर, जिसमें बीच में ये रहता है क्या? कनेक्टिव। क्या रहता है? कनेक्टिव। तो डायग्राम की लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। सर हमने आपको एसजीएस में देखा है। हाँ मैंने एसजीएस में पढ़ाया है बेटा, मैंने एसजीएस में
मैंने एसजीएस में पढ़ाया है तो आपने मुझे देखा होगा डेफिनेटली वहां पर। तो कनेक्टिव वो स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्टिव एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एंथर को स्टैमेन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एंथर और स्टैमेन जो आपस में जुड़ा होता है वो एक्चुअल में किस पार्ट से जुड़ेगा एंथर के, वो कनेक्टिव से जुड़ेगा। और कनेक्टिव के अंदर ही बेटा क्या होती है, वैस्कुलर सप्लाई होती है। क्या होती है, वैस्कुलर सप्लाई होती है। अब वैस्कुलर सप्लाई मतलब जाइलम फ्लोएम जो होता है, जाइलम फ्लोएम यहीं से जा रहा होता है, जाइलम फ्लोएम जो होगा वो यहीं से जा रहा होगा, क्लियर बात। तो पानी की कमी है ना, पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई जो स्पोरोजेनस टिश्यूज को चाहिए होगी अपने डेवलपमेंट के दौरान, वो सब इसी जाइलम फ्लोएम से आएगा जो कि कनेक्टिव के जरिए एंथर में पहुंच जाता है, क्लियर बात। अब सबसे बाहर क्लियर आप देख रहे हो एपिडर्मिस, फिर देख रहे हो क्या एंडोथीसियम, और फिर आप देख रहे हो क्या स्पोरोजेनस टिश्यू। तो एपिडर्मिस पहली वाली हो गई, एंडोथीसियम दूसरी वाली हो गई, मिडिल लेयर तीसरी हो गई, और टैपिटम क्या हो गई, चौथी वाली हो गई। और यही 4 लेयर हम लोगों ने, सच्ची सच्ची बताओ कि यही 4 लेयर तो हम लोगों ने पढ़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, यही 4 लेयर थी जो अभी हमने डेवलपमेंट के दौरान क्या करी थी भैया, डेवलप करी थी। अब ये लेयर जो ऑल ओवर बना रखी है एनसीईआरटी ने, आओ जरा इधर वाल भी एक बार नजर देख लें, लेकिन नजर डालना, लेकिन देखना प्यार से, क्लियर बात। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली हो गई, एंडोथीसियम क्या हो गई बेटा, दूसरी वाली हो गई, मिडिल लेयर क्या हो गई, तीसरी वाली हो गई, और टैपिटम क्या हो गई, चौथी वाली हो गई। उसके अलावा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अंदर झुआ भर पड़ी हुई है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था, और मियोसिस होने के बाद बनके तैयार हो गए थे ढेर सारे माइक्रोस्पोर। क्या था, माइक्रोस्पोर। तो याद का करने का सीक्वेंस आउटर टू इनर कर लीजिए या इनर टू आउटर कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो कहेगा राइट द नेम ऑफ राइट ऑल द 4 लेयर्स ऑफ एंथर फ्रॉम इनर टू आउटर या आउटर टू इनर, जैसे चाहे पूछेगा, अपन लोग पढ़ के जाएंगे और एकदम फोड़ के आएंगे वहां पर, क्लियर बात। तो जैसे पूछे पूछने दो, हम लोगों को आता है, क्लियर बात, क्योंकि हम लोग घर से पढ़ के आए हैं, क्लियर। आ जाओ भाई। हाँ, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये एंथर है फूटने के बाद। और एंथर जो फूटता है, आपको मैंने एंथर में मैंने कहा था एंथर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये बीच में कनेक्टिव था। तो इस जगह को या इस अपर्चर को मैंने नाम दिया था बेटा स्टोमियम। क्या नाम दिया था, स्टोमियम, क्लियर बात। ये देखो यही वो है, इट इज स्टोमियम, ये क्या है, यही है स्टोमियम, ठीक है। तो स्टोमियम जो होता है, स्टोमियम बेटा माउथ पार्ट होता है। क्या होता है, माउथ का मतलब स्टोमियम या स्टोमा या स्टोमेटा। तो ये शब्द जो होते हैं सब मिलते जुलते होते हैं, जिनका एक ही मतलब होता है अपर्चर या ओपनिंग, जिनका मतलब क्या होता है, अपर्चर या ओपनिंग। तो टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली भाई, ठीक है, विजय बाला बिल्कुल, ठीक है। आपका लग रहा है इंटरनेट बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है, आ जाओ भाई। तो जो स्टोमियम, हाँ बिल्कुल, टैपिटम जो होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बेटा, ये सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, क्लियर बात। तो स्टोमियम जो होता है एक्चुअल में ये वो माउथ या वो अपर्चर रीजन होता है जहां से टूटने के बाद सारे के सारे एंथर बोल रहे हैं, सारे के सारे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये इसी स्टोमियम से या एंथर के डेहिसेंस के बाद स्टोमियम रीजन से पॉलन ग्रेन का रिलीज हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन का रिलीज होना होता है वहीं से, क्लियर बात। तो डेहिसेंस का मतलब होता है टूटना। तो एंथर का जब डेहिसेंस होगा, एंथर जब टूटेगा तो टूटने के बाद स्टोमियम वाला हिस्सा खुल जाता है, और खुलने के बाद पॉलन ग्रेन वहीं से होकर निकल रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोगों को आगे चलना चाहिए। तो कह रहे एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल, अब हर एक सेल को नाम दिया था क्या हम लोगों ने, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम लोगों ने बोला था क्या, पॉलन मदर सेल। सर आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हो क्या? बेटा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा नहीं रहे हैं, लेकिन जल्द ही कराने वाले हैं। आपको बता दें कि जल्द ही हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। द स्कॉलर सब जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला है। हमारे साथ बने रहेंगे तो गुड न्यूज़ जल्द ही आपको मिल भी जाएगी, क्लियर बात। हमारे साथ बने रहेंगे तो जल्द ही गुड न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी कि कब से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराने वाले हैं, क्लियर बात। आ जाओ भैया जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी रात के तो मजे ले लें हम लोग।
आओ जल्दी से, रात के मजे ले ले हम लोग। ये भैया टॉपिक खत्म हो जाएगा हम लोगों का, थोड़ा आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो कह रहे इसमें जो ईस्ट टिश्यू होता है ये कैपेबल होता है, और ताकि क्या बना सके, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। मतलब तुम जरा समझो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर एक है तो वो एक टेट्राड बना सकती है। और एक टेट्राड में कितने पॉलन ग्रेन होंगे? एक टेट्राड में 4 पॉलन ग्रेन होते हैं। कितने होते हैं? 4 पॉलन ग्रेन। मेरी बात समझे नहीं समझे? मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होगा तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो आओ जरा एक सवाल की बात कर लें। कहते हैं 4 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस होगा बेटा? एक मियोसिस होगा। 4 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस होगा? एक मियोसिस होगा। एक पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस होगा? 1/4 मियोसिस होगा। तो जरा बताओ n नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस होगा? n/4 मियोसिस होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि n नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस? n/4 मियोसिस। ये बात बिल्कुल अपनी खोपड़िया में सेव कर लीजिएगा। कितने बजे से कितने बजे तक लाइव रहते हो आप? बेटा अभी तो लाइव हम लोग जो हो रहे हैं वो 9 बजे से लाइव हो रहा है, रात में 9 बजे से लाइव हो रहा है 10 साढ़े 10 बजे तक। क्लियर बात? अभी जो लाइव हो रहा है वो 9 बजे से 10 या साढ़े 10 बजे तक, वो डिपेंड करता है हमारे टॉपिक्स के ऊपर। और अभी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं। जल्द ही केमिस्ट्री के लिए भी शुरू हो जाएगा। अनाउंसमेंट जैसे ही होगी, यहाँ पे जितना भी टीम मेंबर हमारा है, जैसे ही ये अनाउंस कर देगा, अनाउंस करने के बाद केमिस्ट्री की भी क्लासेस होने लग जाएंगी। क्लियर बात? आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी वहां पर। क्लियर बात? चलो भाई, सर अपने बारे में कुछ बताएं। बेटा हम क्या बताएं अपने बारे में? आप खुद ही देख रहे हो इस गरीब इंसान को, है ना। हम अपने बारे में क्या बताएं? गरीब इंसान आपके सामने है, रोज काली टी शर्ट में चला आता है लाइव लेने, है ना। चलो भाई, चलो भाई, बताएंगे थोड़ा बताने वाला कुछ हो जाए मेरे पास तो बताएंगे डेफिनेटली आप लोगों को हम। क्लियर बात? तो कह रहे ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और द माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर बात? तो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास पोटेंशियल होता है कि लगभग वो 4 पॉलन ग्रेन बना सकता है। कह रहे जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, अब माइक्रोस्पोर बनाने का जो प्रोसेस था, किससे? पॉलन मदर सेल से क्या बनाया? माइक्रोस्पोर्स बनाया। या माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनाए? माइक्रोस्पोर। या ये कह दो पॉलन मदर सेल से क्या बनाए? पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाए? ठीक है। तो अब अगर ये बात ध्यान रखे कि माइक्रोस्पोर, देखो टर्म हमारे पास दो हैं, या तो माइक्रोस्पोर बोलो या तो पॉलन ग्रेन बोलो। ठीक है, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो या पॉलन मदर सेल बोलो। अगर पॉलन मदर सेल बोल रहे हो तो उसकी वो क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हो तो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। डेफिनेटली ये बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? तो अब जरा समझना कि पॉलन ग्रेन जो बनते हैं वो पॉलन मदर सेल से बनते हैं, और पॉलन मदर सेल का एक और नाम आपने दिया क्या? इट्स अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसा आपको नाम देना है। और ये जो प्रोसेस है कि पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना या पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर है तो हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। आओ, कह रहे जो माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, जैसे जैसे ये बनेंगे ये सब अरेंज हो जाते हैं एक क्लस्टर में, और इस क्लस्टर में कितनी सेल्स होंगी टोटल? भाई साहब 4 सेल। और इन्हीं 4 सेल के क्लस्टर को नाम क्या दिया गया था भैया जी? इनको नाम दिया गया था टेट्राड। और टेट्राड बन रहा था पॉलन ग्रेन का, तो इसी को आप बोलोगे पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर का टेट्राड। क्या बोलोगे? पॉलन बोलोगे। तो सीधी सीधी बात क्लियर हो जाती है। अगर टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है बायोलॉजी में जो हमको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात? कह रहे एज द एंथर मेच्योर, अब एंथर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? बड़ा होता जा रहा होगा, जवान होने के बाद बूढ़ा होता जा रहा होगा। कहेंगे अब ये जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के साथ साथ डिहाइड्रेट होता है, उसमें जो वाटर कंटेंट होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो एंथर का फिलामेंट होता है उस फिलामेंट के अंदर जो जाइलम्स टिश्यूज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं।
तो सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि वाटर की सप्लाई कम होने लगती है, और वाटर की सप्लाई जब कम होगी तो उसकी वजह से जो एंथर होगा वो डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है। अब कहेंगे जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये क्या होंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब जो भी माइक्रोस्पोर आपस में टेट्राइड में चिपके हुए थे ये सब अलग हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन में। और कह रहे हैं कहां पर हो रहा होगा ये सारा कारनामा? इनसाइड द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थी, क्योंकि आपको मालूम था कि यूजुअली एंथर कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता था? हमने एंथर की बात कल करी थी कि एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा बताया था? मैंने कहा था बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट की कहानी आप जानते हो। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे उसमें? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, क्योंकि कई हजार माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स वहां पर बनते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर टूटेगा सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजियम से एंथर रिलीज हो जाते हैं, और इनके नंबर की बात अगर बोलें तो कह रहे हैं ये हजारों की तादाद में होते हैं। कैसे होते हैं? हजारों की तादाद में होते हैं। लेकिन ये एंथर जो होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये जो टेट्राइड होता है इस टेट्राइड के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्या? कैलोज वॉल। क्या बोलते हैं? कैलोज वॉल। और इस कैलोज वॉल को मेल्ट कराने के लिए जिम्मेदार होता है कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम किसने रिलीज किया था? अभी मैंने बताया था कि ये कैलेज एंजाइम बेटा टैपिटम रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? टैपिटम। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है आई थिंक आप सीख रहे होगे कि लाइन टू लाइन अगर ना पढ़ा जाए तो मेरा कोई सवाल भी मिस हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई सवाल मिसिंग हो। क्लियर बात? क्योंकि आपको बता दें कि एनटीए भाई साहब क्या होते हैं? लाइन टू लाइन सवाल पूछ लेते हैं। कभी कोई लाइन असर्शन रीजन बनी जा रही है, कभी कोई लाइन मैचिंग बनी जा रही है, कभी कोई लाइन ऑप्शन में रख दिया गया, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, और जब भी पढ़ें तो एक तरीका आपका ढंग का होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन तरीका आपका होना चाहिए। क्लियर बात? सर इसके बाद टिश्यू चैप्टर समझा देना। बेटा हम लोग सीक्वेंस के फॉर्म में चलेंगे, जैसे ही हमारा सीक्वेंस कंप्लीट होगा देन डेफिनेटली वी विल कम ऑन द टिश्यू चैप्टर। ओके ठीक है, हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे बेटा। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे, सब कुछ अवेलेबल कराएंगे, डोंट वरी, परेशान होने वाली बात नहीं है। रोज लाइव होगा और रोज लाइव में रहोगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। इवन कुछ ना कुछ तुम्हारे क्वेश्चन ही रोज क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बात? बहुत सारे बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते, उनको लगता है अरे कोई बात नहीं। अब जरा सोचो कि अगर कोई बच्चा फालतू बैठ के भी अगर खाली फोन ऑन कर लेगा, लाइव सेशन में आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कई सारे टॉपिक्स उसके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बात? तो शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक भी ये सब पहुंचता रहे, और पर डे हमारे इस लाइव सेशन में ऑडियंस बढ़ती रहे, क्योंकि मजा तो आने वाला है, पक्का मजा आने वाला है। क्लियर बात? एकदम धांसू तरीके से कुछ लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होगा तो धमाका आप तक भी पहुंचेगा। क्लियर बात? गेस करो क्या लॉन्च होने वाला है ना? जिसकी गेसिंग ठीक होगी उसको मेरी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट। क्लियर बात? गेस करो क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई, आज हम लोग बात करेंगे क्या? अब हम लोग आ जाते हैं बेटा पॉलन ग्रेन के पास। किसके पास आ जाते हैं? पॉलन ग्रेन के पास। क्लियर बात? अब देखो पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला, नहीं पेपर तो नहीं आने वाला है, पेपर तो आएगा, वो तो आखिरी में आएगा, पेपर तो आखिरी में आएगा। चलो भाई, पेपर आखिरी में आएगा भाई। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अभी तक लाइव सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर दिया था। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड भी कंप्लीट कर दिया है, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया था, उसके अलावा हम लोगों ने प्लांट किंगडम भी खत्म कर दिया है, उसके अलावा हम लोगों ने एनिमल किंगडम भी खत्म कर दिया है। ठीक है, और एकदम बिंदास तरीके से खत्म किया है। आप जाओ और जाके पीछे के लेक्चर जिसने नहीं पढ़े वो पढ़ भी सकता है। और अभी हम लोग 12th पोर्शन पे आ गए, और 12th पोर्शन में चल रहा है क्या? रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में आज हमारा जो टॉपिक है ये हम लोग पॉलन ग्रेन के पास कूद के आ गए। क्लियर बात? अब जो कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है, अब देखो होता क्या है, आपको टर्म याद रखने पड़ेंगे। गैमेटोफाइट, क्या मतलब होता है? गैमेटोफाइट। देखो फाइटा का मतलब होता है प्लांट स्ट्रक्चर, फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, उसको आप लोग क्या बोलते हो? फाइटा। क्लियर बात? तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोगों के दिमाग में ये क्लिक नहीं करती है, तो इंपॉर्टेंट इसको अभी लगा लीजिए कि भैया जो पॉलन ग्रेन होता है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जो गैमेटोफाइट शब्द पढ़ रहे हो, आपने अगर ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट पढ़ा होगा तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा कि ये जो शब्द गैमेटोफाइट है ये कहां से आया। वहां पर दो तरह की प्लांट बॉडी होती है। क्या होती है? वहां पर दो तरह की प्लांट बॉडी होती है, एक स्पोरोफाइट होती है और एक गैमेटोफाइट होती है। क्लियर बात? तो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता था ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा होता है तो फोटोसिंथेटिक होता है, और जो स्पोरोफाइट होता था वो नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिपेंड होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो वहां पर आपको प्लांट बॉडी समझ में आया होगा। लेकिन आपको बताएं जैसे जैसे एडवांसमेंट होता चला गया वैसे वैसे ये गैमेटोफाइट, अब देखो हो क्या रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती वो होती स्पोरोफाइट, और उस स्पोरोफाइट को आप बड़े से पेड़ के फॉर्म में देख पाते हो। क्लियर बात? लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट नहीं बनाते। अब गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। क्या होता है? बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, आंखों से सही से नजर भी नहीं आ रहा होता है। तो वहां पर जो गैमेटोफाइट था वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर गैमेटोफाइट क्या हो गया है? एवोल्यूशन के साथ साथ बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। इसीलिए रिड्यूस होने के साथ साथ आज का जो पॉलन ग्रेन है कहां पर? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मेल गैमेटोफाइट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मेल गैमेटोफाइट को। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसकी पोलैरिटी कितनी होने वाली है? एन होने वाली। क्या होने वाली है? एन, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन किससे बना है बेटा जी? मियोसिस से बना है। किससे बना है? मियोसिस से। तो जब मियोसिस हुई है तो लगभग 4 पॉलन ग्रेन बने थे, और 4 पॉलन ग्रेन में एक पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी जो होती है वो कैसी होती है बेटा? एन होती है। सर 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं बेटा, सभी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जब पढ़ा के यहाँ नीट यूजी तक चले आए तो 9th वालों की कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, 9th वाला भी लॉन्च होगा बेटा, परेशान मत होइए, वहां पर भी डिस्कशन चलेगा। ठीक है। विजय बाला हाई, कैसे हो विजय बाला भाई? कहां से हो आप? अच्छा, जो लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन है जरा अपने स्टेट्स का नाम बताओ भाई, कौन कौन कहां से है? विजय बाला ओडिशा से हैं। मोस्ट वेलकम इन लखनऊ। विजय बाला मोस्ट वेलकम इन लखनऊ। और कौन कौन कहां से है? चिंता देवी हरियाणा से हैं। अनुज माने सर महाराष्ट्र से हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन उत्तर प्रदेश। अच्छा लगा आप सब लोगों को यहाँ पे देख के। आप सभी लोगों को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को बता दें कि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्लासेस ले रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली हमारी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं बेटा, तो आप रोज़ रात में लाइव के मज़े ले सकते हो हमारे साथ। ठीक है, हम लोग ऐसे लाइव बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे और आप ऐसे ही मज़े लेते रहो भाई। ठीक है, बायोलॉजी को समझने में, बायोलॉजी को ना कि रटने में। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कुछ ना छूटे भाई, है ना। क्योंकि छूटेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का वो हम सीख नहीं पाएंगे। क्लियर बात? और हमें वही चाहिए कि हम कैसे एनसीईआरटी को पढ़ें, क्योंकि आपको बता दें कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हम लोगों को यही पढ़ना नहीं आता। ना हम केमिस्ट्री ढंग से पढ़ पाते हैं, ना हम बायोलॉजी ढंग से पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, जल्दी से चलते हैं भाई पॉलन ग्रेन के पास।
लेकिन आपको बता दें कि पॉलन ग्रेन को हम लोगों ने बोला कि इसके लिए क्या नाम हमने इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं भाई? मेल गैमेटोफाइट। क्लियर बात? कह रहे इफ यू टच द ओपन एंथर। अब आप लोगों ने जब फ्लावर खिलता है, जब एंथेसिस होती है, फ्लावर जब खिल जाता है, तो खिलने के बाद आप जरा देखोगे कि एंथर के ऊपर ऑरेंज ऑरेंज कलर के बहुत सारा स्ट्रक्चर चिपका रहता है, और आप अगर उसको टच करोगे तो आपके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, और ये क्या होता है? ये होते हैं ढेर सारे एंथर्स। क्या होता, सॉरी एंथर बोल रहे हैं, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स। तो अगर आपने चाइना रोज देखा होगा, हिबिस्कस, या जैसे कि आपने अगर उसके अलावा रोज देख लिया होगा, या और भी कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो आपने उस पर डिपोजिशन देखा होगा येलोइश कलर का, जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होता है। क्लियर बात? तो एंथर के ऊपर जो पाउडर फॉर्म में चिपके होते हैं उसी को बोलते हैं एक्चुअल में क्या? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो आपके हाथों में वो चिपक सकते हैं। क्लियर बात? तो कहते हैं स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप क्या करो, एक स्लाइड पे ले लो, वाटर की ड्रॉप ले लो, और अपनी उंगली को उसी वाटर ड्रॉप पे अगर टच कर दो तो ढेर सारे पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाएंगे? पानी पे आ जाएंगे। अब इस स्लाइड को क्या करो बेटा? माइक्रोस्कोप में लगाओ, और माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद अब आप जब देखोगे तो आपको ये इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि एनसीईआरटी ने ये हमारे सामने पेश करे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए स्ट्रक्चर हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए स्ट्रक्चर हैं। एंड दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है भाई साहब? ये भैया पॉलन ग्रेन्स हैं, जिनको कैसे देखा गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। किससे देखा गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। क्लियर बात? चलो भाई, कह रहे यू विल रियली अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन। तो डिजाइन की बात करें, कलर की बात करें, शेप की बात करें, साइज की बात करें, तो ये जो आर्किटेक्चर्स हैं भाई, आप देख के बड़ा अमेज हो जाओगे कि ये कितने एडवांस स्ट्रक्चर हैं। हम जिनको एक बहुत छोटा सा पार्टिकल समझ रहे हैं, उसके अंदर तुम्हार एकदम अलग ही दुनिया बसी हुई है। अब जरा सोचो कि ऊपर वाले ने कितना ढंग से बनाया है इन सब चीजों को, इतना एक्यूरेसी से बनाया है। और जैसे आप यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स देख रहे हो, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो अगर हम लोग साइज की बात कर लें, पॉलन ग्रेन की अगर साइज की बात कर लें, तो जनरली पॉलन ग्रेन अगर शेप में देखोगे तो जनरली बोलेंगे पॉलन ग्रेन कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, और 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पॉलन ग्रेन जनरली कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, और 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में भी मिलने वाला है। मतलब हमने यहां पर ऑल ओवर साइज की बात कर ली। किसकी बात कर ली? साइज की बात कर ली। क्लियर बात? आओ जरा बातें करते हैं। कहेंगे इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड। अब हमने आपको बोला था कि इसके ऊपर 2 लेयर्ड होने वाली। क्या लेयर होती है? 2 लेयर, जिसमें से जो बाहर वाली हार्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या? एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और ये एक्साइन बनी होती स्पोरोपॉलिनिन की। ये बात हमने आपसे पहले कर ली थी कि भैया ये स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है, और स्पोरोपॉलिनिन बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आज तक हम लोग जानते हैं। मतलब अगर पॉलन ग्रेन आप खा भी लोगे तो पॉलन ग्रेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना बेस का असर पड़ेगा, ना एसिड का असर पड़ेगा, ना हीट का असर पड़ेगा, ना लो टेम्परेचर का असर पड़ेगा, ना प्रेशर का असर पड़ेगा। इतनी तगड़ी चीज है ये जो एक्साइन है, बनी है किसकी? स्पोरोपॉलिन की, और इतनी मजेदार है कि इसके ऊपर किसी चीज का भाई साहब असर ही नहीं पड़ने वाला है ना। हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो आज हम लोग जानते हैं, क्या इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। हाई टेम्परेचर में तुम भून दो रख के इसको भाई साहब, ये नहीं भूनने वाला। हाई आप क्या करो? एसिड ले लो जिसका पीएच बहुत ही कम हो, एकदम मजे करा दो, इसको नहला दो उससे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब कह रहे हैं नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स द स्पोरोपॉलिन इज सो फार नोन। आज तक कोई एंजाइम भी हम नहीं जानते जो एक्साइन को क्या करा सकता हो बेटा? मेल्ट करा सकता हो। क्लियर बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और एकदम ये हो गया बेटा कोर कॉन्सेप्ट। क्या हो गया? एकदम घुस के हमने बात करी एकदम, है ना। कह रहे हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एक्साइन होती है, हैज द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्मपोर। अब जरा समझो इसको, हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब इसके मजे आएंगे। ठीक है, आओ भैया जरा हम लोग इधर डायग्राम पे आ जाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन में इनर लेयर है ना, ये पॉलन ग्रेन का भैया न्यूक्लियस है, जो कि पोलैरिटी कितनी होगी इसकी? n होगी।
और उसके ऊपर एक लेयर और पाई जा रही है, ये इस तरह से है ना, ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से हम बना देते हैं इसको, ठीक है। तो सब जगह पर, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर पॉलन ग्रेन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन जो लगा हुआ है, आप ये स्ट्रक्चर देख लिया होगा, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें जो अंदर वाली ब्लैक लेयर हम बना रहे हैं, इट इज इंटाइन, ये क्या है, इंटाइन। और जो बाहर वाली लेयर बनी, इट इज एक्साइन, क्या है, एक्साइन। लेकिन आप देख रहे हो कि एक्साइन जो है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जो एक्साइन है, जो उभरा उभरा पोर्शन है वो एक्साइन है, लेकिन जो दबा हुआ रीजन है वहां पर एक्साइन कह रहे गायब है। उनका ये कहना है कि जो एक्साइन है, ये जो आप उभरा पोर्शन देख रहे हो, ऐसे जो कर्व में उभरा हुआ पोर्शन देख रहे हो, वहां पर तो एक्साइन है, लेकिन एक्चुअल में जो ये दबाव, जो क्लिफ्ट बन रहा है अंदर के साइड, कह रहे यहां एक्साइन नहीं पाई जाती। और जब एक्साइन नहीं पाई जाती तो ये एक पोर कहलाता। इस पोर को नाम दे देते आप क्या, जर्म पोर। क्या नाम दे देते, जर्म पोर। और जर्म पोर का मतलब है कि आगे आने वाले वक्त में यहां से कुछ जर्मिनेट होगा, और जो जर्मिनेट होगा वो होगी बेटा क्या, पॉलन ट्यूब। क्या होगी, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब की जब बात करेंगे, जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन जो एक्साइन होती है, इसके बारे में बोला कि ये काहे की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। क्या बताएगा कोई कि इंटाइन काहे की बनी होती है, एंटाइन किस सब्सटेंस का बना होता है? क्या किसी को यह पता है कि एंटाइन काहे की बनी होती है? जल्दी से बताओ, एंटाइन काहे की बनी होती है? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा कि एंटाइन काहे की बनी होती है। जल्दी, शाबाश। एंटाइन काहे की बनी होती है? एंटाइन काहे की बनी होती है? एंटाइन कोई बोल रहा है पेक्टोसेलोस की बनी होती है। बिल्कुल सही है कि एंटाइन जो होती है बेटा, ये पेक्टिन और सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि एंटाइन काहे से बनी है? पेक्टोसेलोस से बनी है। किससे बनी है? पेक्टोसेलोस से बनी है। बेटा सिर्फ सेलुलोज से नहीं बनी होती है, उसमें पेक्टिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेक्टिन भी पाया जाता है। तो पेक्टिन के साथ पाई जा रही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग? पेक्टोसेल्यूलोज। क्या बोल रहे हैं? पेक्टोसेल्यूलोज। क्लियर बात? तो एंटाइन एक्साइन की चर्चा हो गई, जर्मपोर की चर्चा हो गई। और जर्मपोर का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा क्या? कोलपेट। क्या बोलते हैं? कोलपेट। क्लियर बात? मोनोकॉट और डाइकॉट में कहानी अलग अलग होती है। अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में कंडीशन जो होती है वो होती है मोनोकोलपेट। कैसी होती है? मोनोकोलपेट। और अगर डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में कैसा होता है? इट्स अ ट्राइकोलपेट। क्या होता है? ट्राइकोलपेट। मेरी बात समझे नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि भैया मोनोकोलपेट और ट्राइकोलपेट, मोनोकॉट में एक ही जर्मपोर पाया जाएगा, उसे बोलेंगे मोनोकोलपेट। और डाइकॉट में तीन तीन जर्मपोर पाए जाएंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे क्या बेटा? ट्राइकोलपेट। क्या बोलेंगे? ट्राइकोलपेट। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। आओ जल्दी से आगे बढ़े, अपनी बातों को आगे लेकर चलें। क्लियर बात? तो ये जर्मपोर की बात हो गई, और जर्मपोर को हमने नाम क्या दिया? वहां पर जर्मपोर को हमने नाम दिया कोलपेट। मोनोकॉट में एक कोलपेट है, दैट्स कॉल्ड मोनोकोलपेट, और डाइकॉट में तीन तीन कोलपेट है, दैट्स कॉल्ड द ट्राइकोलपेट। क्लियर बात? अच्छा, कह रहे हैं अब ये स्पोरोपोलिन जो होगी यहां पर एब्सेंट होती है। तो जर्मपोर जहां कहीं पर भी होगा वहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है। एक्साइन एब्सेंट होने का मतलब है कि एक्चुअल में स्पोरोपोलिन ही वहां पर नहीं है। लेकिन ये इतने छोटे छोटे स्पेस होते हैं कि जनरली वहां पर कुछ इंटर ही नहीं कर पाता, और कुछ डिग्रेडेशन हो ही नहीं पाएगा पॉलन ग्रेन का। वो जैसा था एकदम मुस्टंडे की तरह वैसे ही पड़ा रहेगा। क्लियर बात? तो कह रहे हैं पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये वेल प्रिजर्व्ड होते हैं। वेल प्रिजर्व्ड किसकी तरह? एज लाइक अ फॉसिल। जब इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है तो ये हमेशा ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब वो बात अलग है कि उसकी जिंदगी कम है या ज्यादा है। क्लियर बात? तो जो उसकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन जो होता है पॉलन ग्रेन का, वो अलग अलग होता है। हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कह रहे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन के होने की वजह से ही
पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज अ फॉसिल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, असर्शन रीजन का यहां से क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का ये एक स्टेटमेंट है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज अ फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। क्लियर बात। कह रहे यू द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन। अब कह रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे तो डिजाइन की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द जर्मपोर। अब जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है। 30 मिनट, ये विजय वाला भाई 30 मिनट क्या बोल रहे हैं आप? थर्टी मिनट क्या 30 मिनट है, मैं समझा नहीं 30 मिनट भाई। देखो भाई, ठीक है, तो जर्मपोर का जो काम होता है बेटा, यहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। क्या जर्मिनेट होती है? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। और आपको ये जो सवाल था इनका पूछा हुआ वो आपको जवाब मिल गया। क्लियर बात। आओ जल्दी से आगे। कह रहे जो इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की उसको बोलते हैं क्या बेटा? एंटाइन। और ये थिन होती है और कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, जो कि पहले आपको हम लोग बताकर आगे आ गए। क्लियर बात। काहे काहे की बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑल ओवर क्या बोल सकते हैं बेटा? पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का, ये सराउंडेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही। ठीक है, ठीक। अब जो 30 मिनट जो होता है ना, ये आप जो 30 मिनट टाइम बता रहे हो ना, ये सारे फैमिलीज में या सारे प्लांट्स में नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर 1 महीने तक का भी टाइम होता है, 30 मिनट से लेकर मंथ तक, है ना। तो आप अगर अभी पहुंचेंगे आगे तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। क्लियर बात। कह रहे जब पॉलन ग्रेन क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद इसके पास 2 सेल्स होती हैं। अब ये मैच्योर होगा, इसका मतलब यहां पर डिवीजन होने वाला है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो। क्लियर बात। ये जो पॉलन ग्रेन आपका बना था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये अभी इमेच्योर है। क्या है? इमेच्योर है। क्लियर बात। अब क्या होगा, आप इसमें न्यूक्लियस भी देख सकते हो और इसका वैक्यूल भी देख सकते हो। क्लियर बात। अब होता क्या है कि यहां पर ये सेल जब मैच्योर होगी तो ये डिवाइड होने लगेगी। क्या होने लगेगी? डिवाइड। तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होने लग जाएगा। और जब डेवलपमेंट होगा तो ये क्या करेगी? ये डेवलप होने के बाद 2 सेल्स बना लेगी। कौन कौन सी? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल के अंदर ही तैरा करती है। क्लियर बात। तो यहां पर ये बात, अरे वाह सर, ठीक है, हेलो फरीद सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तो कह रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा कि 2 सेल्स में, अब जो पॉलन ग्रेन बना था एक्चुअल में इमेच्योर था, अब ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और 2 सेल्ड के बाद अभी ये मैच्योरिटी पे जब पहुंचेगा तो हम लोग मैच्योरिटी पे बात कर लेंगे इसकी। क्लियर बात। तो कह रहे हैं जब 2 सेल्स बनेंगे, इसमें एक सेल है वेजिटेटिव और एक है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब देखो जो टर्म यहां वेजिटेटिव और जनरेटिव दिया गया, जो जनरेटिव सेल होगी वो आगे जाकर क्या बनाएगी? जनरेटिव सेल आगे जाकर स्पर्म सेल्स बनाएगी। और जो वेजिटेटिव सेल होगी ये आगे जाकर क्या बनाएगी? ये पॉलन ट्यूब बनाएगी। और उसका जवाब मैंने आपको अभी दे दिया। और वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं जो साइज होता है वो बड़ा होता है और उसके पास क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। कह रहे उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक लार्ज इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। ये किसकी खासियत थी? वेजिटेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? बड़ी होती है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और साथ साथ में लार्ज इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। अब कह रहे हैं जो जनरेटिव सेल होती है, कह रहे हैं ये स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहती है। किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहती है? ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ये वेजिटेटिव सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसी में ये घूमती रहती है। कौन? जनरेटिव सेल। क्लियर बात। जनरेटिव सेल इट इज स्पिंडल शेप विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। क्लियर बात। आप देखो यहां पे इतनी बढ़िया बात बोली है कि जो जनरेटिव सेल होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप की होती है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा और बढ़िया सा इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। अब जो बात है जरा उस पर ध्यान देना, मजा ही आ जाएगा। जो तुम लोग बात कह रहे थे कि ये 30 मिनट होता है या कई मिनट होता है, आओ जरा यहां पर समझो। कह रहे लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आ जाते हैं। अब देखो पॉलन ग्रेन की 2 स्टेज हो सकती हैं, 2 सेल्ड स्टेज भी हो सकती है और 3 सेल्ड स्टेज भी हो सकती है। अगर 2 सेल्ड स्टेज है तो एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। और अगर 3 सेल्ड स्टेज है तो उसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हो जाएंगे
और एक वेजिटेटिव सेल है। तो 2 सेल्ड और 3 सेल्ड, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर बात? तो बोल रहे हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें से 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होंगे जिसमें एंथर से पॉलन ग्रेन जब निकलेगा तो 2 सेल्ड स्टेज में निकलेगा। मेरी बात समझे? निकलने के बाद जब ये पॉलिनेशन करके स्टिग्मा पे पहुंचेगा तब ये 3 सेल्ड में होगा। इसका मतलब इसके पास बहुत समय है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन का लाइफ स्पैन होने वाला है वो लगभग 30 दिन तक का होने वाला है। कितना होने वाला है? 30 दिन तक का होने वाला है। कह रहे हैं जो रिमेनिंग स्पीशीज हैं, मतलब जो 40% एंजियोस्पर्म है, यहां पर जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है माइटोसिस करके। अब मियोसिस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन के बाहर आने से पहले। इसका मतलब 3 सेल्ड स्टेज में ही ये भैया ये बाहर निकलेंगे। क्या सेल्ड में बाहर निकलेंगे? ये 3 सेल्ड में ही बाहर निकलेंगे। क्लियर बात? अब आप ये कह रहे हैं कि 2 सेल्ड का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, 2 सेल्ड का अगर हम आप एग्जाम्पल, तो रोजेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली है। क्लियर बात? जो अनाज की फैमिली से गेहूं, बाजरा, ज्वार, भुट्टा, तो इन सब की जो फैमिली, मतलब आप बात कर सकते हो किसकी? लेग्यूमिनेसी फैमिली की। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो 3 सेल्ड स्टेज में बाहर आएंगे। रोजेसी है, मालवेसी है, सोलनेसी है, इन सब फैमिलीज में 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आएंगे। क्लियर बात? तो अगर 2 सेल्ड स्टेज में ये बाहर आ रहा है तो बढ़िया एकदम ऐसे एकदम टहलते हुए एकदम जाएगा, पॉलिनेशन करेगा, स्टिग्मा पे जाएगा, फिर 3 सेल्ड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब पॉलन ग्रेन की जिंदगी ज्यादा होने वाली है। लेकिन आपको बोला कि ये क्या होगा, कुछ में 3 सेल्ड स्टेज में ही बाहर आएगा। मतलब भैया एकदम पैंट शर्ट टी शर्ट एकदम तैयार होकर आए एकदम मजे में कि भैया के पास समय नहीं है और तुरंत कहां पहुंचना है? स्टिग्मा पर पहुंचना है। तो यहां वालों की जिंदगी जो होगी वो 30 मिनट की होगी। लेकिन जो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आ रहे हैं उनकी जिंदगी महीने भर की, एकदम मौज करते हुए पूरे खेत खलियान घूमेंगे, पूरा यूपी बिहार क्रॉस कर जाए कहो तो। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो इस तरह से पॉलिनेशन में वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये बात आपको मैंने समझाई कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर निकल के आता है वो 2 सेल्ड में आता है। वहां पर 2 ही सेल होंगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। लेकिन बाकी के जो 40% बचा, उस 40% में ये 3 सेल्ड में आएगा। मतलब 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगी। क्या होगी? वेजिटेटिव सेल होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कह रहे हैं पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज cause the severe allergy and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorder like the asthma, bronchitis, etc. अब देखो एक घास का नाम बता दें आपको, पार्थीनियम। क्या नाम है? पार्थीनियम। पार्थीनियम को ही बेटा कैरेट ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास भी कहते हैं, या इसी को बेटा कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास बोल दें या कांग्रेस ग्रास बोल दें। एक्चुअल में ये इंडिया की पैदावार नहीं है, ये इंडिजीनियस नहीं है, ये यहां की पैदावार नहीं है। अमेरिका से जब इंपोर्टेड व्हीट आ रहा था तो उस इंपोर्टेड व्हीट के साथ ही कौन आ गया? ये पार्थीनियम भी आ गई वहां से। ये वहां की देन है। अब जरा सोचो कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर डिपेंड होने वाला डेफिनेटली कोई ऑर्गेनिज्म होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हर जगह फैल जाती है क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। क्लियर बात? तो वैसे ही ये पार्थीनियम या कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास भी है। जब इंपोर्टेड व्हीट आया तो एज अ कंटेमिनेशन पार्थीनियम भी आ गया वहां से। अब इसका कोई कॉम्पिटिटर तो आया नहीं। तो अगर कॉम्पिटिटर आया नहीं तो भैया आप ये कह सकते हो कि भैया अगर कोई कंप्यूटर नहीं है, इसका मतलब ये यूबिक्वाइटस हो जाएगी, मतलब ये सब जगह फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? सब जगह फैल जाएगी। क्लियर बात? हाँ, अब जरा देखो एक्चुअल में जो कैरेट ग्रास होती है इंडिया में आई एज द कंटेमिनेशन विद द इंपोर्टेड व्हीट बिकॉज इट हैज अ यूबिक्वाइटस इन अकरेंस एंड कॉज द पॉलन एलर्जी। अब ये सब जगह फैली हुई और साथ साथ में क्या कर रही है? पॉलन एलर्जी भी कॉज कर रही है। तो ये बात आपको समझ में आई कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में आते हैं, मतलब लाइफ स्पैन ज्यादा होने वाला है। लेकिन बाकी के जो 3 सेल्ड स्टेज में आ रहे होंगे उनका लाइफ स्पैन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आ रहे होंगे। क्लियर बात? अब देखो कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये रिच होते हैं न्यूट्रिशन में। कह रहे हैं क्योंकि
रीसेंट फैशन में, मतलब रीसेंट ईयर में अगर फैशन देखा जाए तो पॉलन टैबलेट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। मतलब यहां के लोग रेडबुल पी रहे हैं, स्टिंग पी रहे हैं, लेकिन बाहर वाले क्या पी रहे हैं, पॉलन सिरप्स पी रहे हैं या पॉलन टैबलेट्स ले रहे हैं। तो कह रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स in the form of a tablet and the syrups are available in the market। अब जाहिर सी बात है कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें बढ़िया बढ़िया वहां पर अवेलेबल हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल चीजें ले रहे हैं। तो कह रहे हैं pollen consumption have been claimed to increase the performance of athletes and race horses। मेरी बात समझे, यहाँ के लोग रेडबुल पी के, स्टिंग पी के, मॉन्स्टर ड्रिंक पी के काम चला रहे हैं, वहां वाले क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें ले रहे हैं। अब देखो इस डब्बे पे जरा देखो तो कह रहे हैं नेचुरल बी कलेक्टेड pollen in tiny golden pots, a natural food from honey bees, नेट वेट लगभग 0.5 दे रखा है। और बी पॉलन कहां से लिया बेटा, इंग्लैंड से। अब यह भी सवाल पूछने वाला है कि बी पॉलन कहां इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लैंड में। भैया इंपॉर्टेंट बात लगा लीजिएगा, डब्बे पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, डब्बे पे बहुत कुछ लिखा है, ध्यान रखिएगा, डिब्बे का ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिब्बे पे बढ़िया चीज लिखी हुई है। क्लियर बात, आ जाओ भैया जल्दी से वायबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। कहेंगे जब ये क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं बाहर, तो पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पर। लैंड करते हैं जब स्टिग्मा पर तो किससे पहले, अपनी लाइफ स्पैन खत्म होने से पहले, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन भी करना होता है। क्या करना होता है, कहेंगे हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी। कह रहे बताओ जरा पॉलन ग्रेन की जिंदगी कितनी हो सकती है। कहेंगे द पीरियड फ्रॉम विच द पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंडेड डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है पॉलन ग्रेन का क्या, वायबिलिटी। तो लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता के यहां पे जा रहा हूं। कह रहे जैसे सीरियल्स होते हैं, क्या होते हैं, सीरियल, जैसे कि अनाज, राइस, व्हीट हो गया। कह रहे हैं यहां पर जो पॉलन ग्रेन है वो 30 मिनट की जिंदगी होती है। अच्छा अगर जिंदगी 30 मिनट की है तो कै साइड में निकला होगा, 3 साइड में निकला होगा पूरा तैयार होकर। करेंगे लेकिन कुछ मेंबर रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, जो कि मैंने अभी बताया था, कहेंगे यहाँ की जो वायबिलिटी होती है वो महीनों तक होती है, मतलब मंथ तक होती है। ठीक है, तो अगर मंथ तक होती है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ का जो पॉलन ग्रेन निकला होगा वो 2 सेल्ड स्टेज में निकला होगा। देखो पीछे से बात यहीं पर क्लियर हो गई। कह रहा है यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म्स ऑफ द मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है पॉलन बैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट बात है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया तो इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए यहां पर। और इसको स्टोर कर लेते हैं पॉलन बैंक में, ताकि जब कभी भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करे जाएं तो उसमें ये स्टोर्ड पॉलन ग्रेन हमारे काम आ जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? तो स्टोर्ड पॉलन ग्रेन कई सालों तक स्टोर्ड रहता है। क्लियर बात, यानी कि आप इसको महीने तक नहीं, इसको सालों तक भी, जिसकी वायबिलिटी 30 मिनट की भी है, उसको भी कई सालों तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कहां पर करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह का प्रिजर्वेशन जो कहलाता है, यह कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहलाता है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर बात, क्रायो प्रिजर्वेशन कहां करोगे, -196 डिग्री टेम्परेचर में। कहां होगा बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन में। कहां होगा, लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, एक जल्दी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं भाई, उसमें से एक पॉलन ग्रेन, उसका नाम है बेटा ज़ोस्टेरा, एक प्लांट है ज़ोस्टेरा। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, ये कैसा होता है, ये विदाउट एक्साइन का होता है। कैसा होता है, विदाउट एक्साइन का होता है। ठीक है, उसके अलावा लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन भी किसमें पाया जाता, ज़ोस्टेरा में पाया जाता। अगर लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट पाया जाता मिराबिलिस जलापा में। कहां पाया जाता, मिराबिलिस जलापा में। ठीक है, मिराबिलिस जलापा को ही बेटा 4 o'clock भी कहते हैं। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो पाया जाता है, ये पाया जाता मायोसॉटिस में। कहां पाया जाता, मायोसॉटिस में। और मायोसॉटिस का एक नाम और होता है, इसी को कहते हैं फॉरगेट मी नॉट। क्या कहते हैं, फॉरगेट मी
नॉट, मुझे मत भूलना, मेरे पास क्या है, सबसे छोटा पॉलन ग्रेन पाया जाता है। अब ये पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल और एम्ब्रायोसैक की जो चर्चा करेंगे ये हम लोग कल के लाइव में करेंगे। आज का लाइव हम लोग अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बेटा हम लोग मिलेंगे कल आपसे 9 बजे। टिल देन टाटा बाय बाय। इसी तरह से इंटरेक्टिव क्लासेस बेटा रेगुलर होती रहेंगी और आप लोग अगर चाहो तो 9 बजे आओ और आराम से हमारे साथ अपने बायोलॉजी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो कल मिलेंगे बच्चा लोग। टिल देन टाटा बाय बाय। क्लियर बात। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।